ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोज एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 331, महान युद्ध का अंत। जब किंग लिन संदेह से भरी हुई थी तो उसने अचानक अंतरिक्ष में एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया। कई मुठभेड़ों के बाद उससे निकलने वाली ठंडी आभा उसके लिए बहुत परिचित थी। क्या वे आखिरकार आ गए हैं? किंग लिन की चौकस निगाहों के नीचे दूरी में शून्य टूटता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे एक मोटी काली धुंध निकल रही थी। आत्माओं की हृदय विदारक चीखों के साथ धुंध से दो आकृतियां उभरीं। मुझे लगा कि हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इसे संभाल लेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि युनशान अविश्वसनीय है। कुछ गंजेपन वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से इस बात से नाराज था कि कैसे युनशान को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रोक दिया गया था। जियानान अकादमी की नींव गहरी है और उनके निदेशक, हालांकि हमेशा चलते रहते हैं, एक कठिन प्रतिद्वंद्वी हैं। एक और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। हालांकि जब वे वहां पहुंचे और देखा कि जिस उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया था वह एक छोटी लड़की की थी, तो दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या ये जियानान अकादमी का निदेशक नहीं है? बस एक अनजान लड़की। किंग लिन ने गंभीर भाव दिखाया। उसकी धारणा के अनुसार ये दोनों बुजुर्ग 2 सितारा डूजुन थे, जो उससे कुछ हद तक ज्यादा शक्तिशाली थे। उस समय गंजे बुजुर्ग ने किंग लिन की आंखों में स्थिर होकर देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम्हारे पास प्रसिद्ध जेड ट्रिपल कलर आइज हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन सदमे के बाद उसके अंदर एक मौन लालच पैदा हो गया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली आंखों के रूप में जानी जाने वाली जेड ट्रिपल कलर आइज में ऐसी आश्चर्यजनक क्षमताएं थीं कि वे किसी के भी लालच को भड़का सकती थीं। अगर वह जेड ट्रिपल कलर आइज प्राप्त कर लेता तो उसे अपने वर्तमान स्तर पर अटके रहने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसने सुना था कि आइस रिवर वैली दूसरों की विशेष क्षमताओं को चुराने में माहिर है। अगर वह इस युवा लड़की को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो जेड ट्रिपल कलर आइस का प्रलोभन इस रहस्य को प्राप्त करने के लिए आइस रिवर वैली जाने का जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त होता। हॉल ऑफ सोल्स के दोनों बुजुर्ग जेड ट्रिपल कलर आइस के मूल्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। सालों से साथ काम करने के कारण एक दूसरे की मंशा को अच्छी तरह समझ गए थे। पहले उसे पकड़ो और फिर फैसला करो, गंजे बुजुर्ग ने प्रस्ताव रखा। सहमत, लेकिन सावधान रहो, जेड ट्रिपल कलर आइज बहुत शक्तिशाली हैं, इस युवा लड़की को कम मत आंको। नाटक, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने जोड़ा। अगर पहले वे किंग लिन को उसकी युवावस्था के कारण कम मानते थे, तो अब जेड ट्रिपल कलर आइज के रहस्योद्घाटन के साथ वे पूरी तरह सतर्क हो गए थे। ये रहस्यमय शक्ति बहुत खतरनाक हो सकती है। मुझे पकड़ना एक बड़ा भ्रम है। किंग लिन ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसकी आंखों में छोटे हरे फूल धीरे धीरे घूम रहे थे, जिससे एक अजीब शक्ति निकल रही थी। आत्माओं के हॉल के बुजुर्गों ने अपने वर्षों के अनुभव के साथ किंग लिन में असामान्य गतिविधि को देखकर तुरंत कार्रवाई की। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने पीछे हटते हुए गंजे को घने काले कोहरे में ढके हुए आगे बढ़ने दिया, जो प्रताड़ित आत्माओं की चीखों से भरा था। फिर भी किंग लिन की जेड ट्रिपल कलर आंखों का सामना करते हुए गंजे बुजुर्ग को मानसिक भ्रम का एक पल महसूस हुआ। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सीधे हमले से बचने के लिए हाथ की मुहरें बनाई, जिससे उसकी हथेली में काली धुंध आत्मा की रोशनी से हिल गई। शक्तिशाली ऊर्जा ने आसपास के स्थान में लहरें पैदा कीं। जैसे ही किंग लिन ने अपनी नज़र सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर घुमाई, उसने पहले से ही काली धुंध का एक विशाल खोपड़ी का सिर बना लिया था, जो आत्मा की रोशनी से चमक रहा था। 1000 आत्माओं का क्लेश। विशालकाय खोपड़ी ने अपना मुंह खोला, एक तीखी आत्मा की चीख निकाली, जिससे आसपास के लोगों के मुंह से खून बहने लगा और वे मर गए। इसकी ध्वनि पृथ्वी स्तर की ध्वनि तकनीकों से मेल खाती थी। किंग लिन ने भौहें से कुढ़ी, एक ऊर्जावान आभा के रूप में पीछे हटना, जो उसे ध्वनि के हमले से बचाने के लिए घेरे हुए थी। ये जानते हुए कि काली खोपड़ी असली खतरा थी, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। एक 9 सिर वाला सर्प, जो कि काली ऊर्जा से बना था, दिखाई दिया, जो तेजी से एक पहाड़ के आकार का हो गया। एक साथ दहाड़ते हुए 9 सिर वाले सर्प ने एक ऐसा हमला किया जिसने एक पल में काली खोपड़ी को विघटित कर दिया। असंभव! सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सर्प को देखकर दंग रह गया। गंजे बुजुर्ग ने अपने मानसिक नियंत्रण को पुनः प्राप्त करते हुए जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सर्प का हमला बहुत तेज था। काली धुंध पर इतनी ताकत से प्रहार किया कि उन्हें अपनी छाती में वजन महसूस हुआ और सब कुछ लाल दिखाई दिया। 9 सिर वाले नाग को नियंत्रित करते हुए किंग लिन ने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया कि आत्माओं के हॉल के बुजुर्ग हैरान और हताश हो गए। हम उसे हरा नहीं सकते, उन्होंने सोचा, अपने आसपास की जगह को विकृत करके भागने की कोशिश कर रहे थे। जब से तुम आए हो, यहीं रहो। सर्प ने अपनी पूंछ को जोर से हिलाया, जिससे अंतरिक्ष कांप उठा और बुजुर्गों को शूटिंग स्टार की तरह जमीन की ओर फेंक दिया। उनकी हरकतों को नियंत्रित करते हुए किंग लिन ने उन्हें मिस्टी क्लाउड सैक्स सैनिकों के बीच में गिरा दिया, जिससे उनके प्रभाव से बड़े बड़े गड्ढे बन गए।
युद्ध के मैदान में कंपन होने और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सैनिकों के सदमे में आने के साथ उनके हथियार जमीन पर गिर गए। मिस्टी क्लाउड सेक्ट का विस्तार का युद्ध, क्या ये सिर्फ एक हास्यास्पद भ्रम नहीं था? जैसे जैसे संप्रदाय के अधिक से अधिक योद्धाओं ने अपने हथियार त्याग दिए, युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। अध्याय 332 प्रसार। युद्ध के दौरान अप्रत्याशित मोड़ आया। एक बार जब सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के मैदान पर निर्णायक लड़ाई तय हो गई, तो युद्ध के परिणाम पर अब कोई संदेह नहीं रह गया था। युनलैन संप्रदाय के कई सदस्यों के आत्मसमर्पण करने और अपने हथियार डालने के बाद जियो यी जियान ने तुरंत डार्क एलायंस के सदस्यों को उन पर नियंत्रण करने का आदेश दिया। जियो यी जियान ने भी आसमान की ओर देखा, जहां 9 सिर वाला सांप मौजूद था। उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या थी। हालांकि उसने जल्द ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। युनलैन संप्रदाय के साथ मामला सुलझ गया था। जब जियोजे वापस लौटेगा तो वह जहरीले शरीर से अपनी समस्या हल कर सकता है। फिर ड्यूजून स्तर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। आसमान में किंगलिन ने अपनी नज़र क्रेटर के केंद्र की ओर निर्देशित की। ड्यूजून स्तर पर अंतर का प्रत्येक तारा महत्वपूर्ण है। प्राचीन सांप के भयानक हमले को सहने के बाद हॉल ऑफ सोल्स के 2 बुजुर्ग मौत के कगार पर थे। उस समय किंगलिन की आंखों ने अपनी 3 फ्लावर ग्रीन स्नैक प्यूपिल्स क्षमता के साथ एक स्थानिक उतार चढ़ाव का पता लगाया। किंगलिन सतर्क हो गया, स्थानिक उतार चढ़ाव के स्थान की ओर देखते हुए, जो संभवतः हॉल ऑफ सोल्स से एक छिपे हुए विशेषज्ञ की उपस्थिति का संकेत देता था। हालांकि स्थानिक उतार चढ़ाव के सार को महसूस करने पर किंगलिन की ठंडी और सतर्क अभिव्यक्ति शांत हो गई और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। उसकी आकृति स्थानिक उतार चढ़ाव के स्थान की ओर तेजी से टिमटिमाती हुई चली गई। अगले ही पल अंतरिक्ष से 2 आकृतियां उभरी, एक पतली और सुंदर, दूसरी ठंडी और मनमोहक। युवा मास्टर जियाओ जी, किंगलिन ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए धीरे से बात की, जो युद्ध के दौरान उसके ठंडे व्यवहार से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वह स्थानिक मार्ग से बाहर निकला और किंगलिन की गर्म मुस्कान से उसका स्वागत किया गया, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उत्पन्न कोई भी थकान गायब हो गई। जियाओ जी किंगलिन के सिर को थपथपाने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ जी को नहीं पता था कि इस इशारे ने युद्ध के मैदान में कई लोगों को चकित कर दिया था। क्या ये वही शक्तिशाली योद्धा था जिसने युद्ध का फैसला किया था? वह उस आदमी के सामने इतनी कोमल मुस्कान कैसे दिखा सकता था? जियाओ जी ने युद्ध के मैदान पर नजर डाली और हवा में खून की गंध ने संकेत दिया कि लड़ाई कितनी भयंकर थी। उस समय जियाओ यी जियान भी ऊपर चढ़ी, जियाओ जे से मिलते ही मुस्कुराए। कैसा रहा? क्या तुम अपने मिशन में सफल रही? हाँ, हम आखिरी समय में स्नैक एम्पायर पहुंच गए और ज्यादा हताहत होने से बच गए। जियाओ जे ने सिर हिलाया और अपनी नज़र क्रेटर के बीच में हॉल ऑफ सोल्स के 2 बुजुर्गों की ओर घुमाई। ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल्स ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ 2 बुजुर्गों को भेजा। जियाओ यी जियान ने पलकें झपकाईं। हालांकि उसने जियाओ जे और किंगलिन के जरिए केंद्रीय महाद्वीप के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। ये कल्पना करना उसके लिए मुश्किल था कि हॉल ऑफ सोल्स ने 2 ड्यूजून भेजे और इसका जियाओ जे के लिए कोई गंभीर मतलब नहीं था। जियाओ यी जियान को केंद्रीय महाद्वीप को जानने की इच्छा होने लगी, लेकिन वह अपना मुख्य कार्य नहीं भूली और जियाओ जे से पूछा, जियाओ जे, हमें युनलैन संप्रदाय के आत्मसमर्पण करने वाले सदस्यों के साथ क्या करना चाहिए? जियाओ जे ने नज़र घुमाई और कई लोगों को लाल आंखों से देखा, भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, लाल आंखों वाले सभी लोगों को मार डालो। उन व्यक्तियों ने गुप्त तकनीकों का अभ्यास किया है जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मनुष्यों को खाने से अलग नहीं हैं। जिन लोगों ने उन तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है, अगर उनमें क्षमता है तो जांच करें कि क्या उन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है, और यदि ऐसा है तो उन्हें भी मार डालें। जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया। मैंने भी कमोबेश यही सोचा था। मैं आदेश दूंगा। जबकि जियाओ यी जियान युनलैन संप्रदाय के सदस्यों से निपट रहा था, जियाओ जे, मेडुसा और किंगलिन के साथ गड्ढे की ओर बढ़ गया। हॉल ऑफ सोल्स के 2 बुजुर्ग पूरी तरह से बेहोश थे, मौत के कगार पर थे। जियाओ जे ने उन्हें खत्म करने के लिए भ्रम क्षेत्र को नियंत्रित किया। उन्हें पुनर्जीवित करना अमृत की बर्बादी होगी। मेडुसा और किंगलिन ने सहमति में सिर हिलाया। मेडुसा ने अचानक पूछा, किंगलिन, क्या वे पहले ही युनशान से निपट चुके हैं? युनशान? क्या वह जियामा साम्राज्य में युनलैन संप्रदाय के मुख्यालय में नहीं था? हमने ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया। ये सुनकर जियाओ जे ने भौहें सिकोड़ लीं। उत्तर पश्चिम में अराजकता का कारण होने के कारण युनशान को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब मुख्य अपराधी युनशान गायब था। युनशान ने ब्लैक हॉर्न क्षेत्र को जो महत्व दिया था, उसे देखते हुए उसे वहां निगरानी के लिए होना चाहिए था। शायद हम युनलैन कबीले के शेष सदस्यों से जवाब पा सकें, जियाओ जे ने कैदियों को देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पूछताछ के प्रभारी जियाओ यी जियान ने जियाओ जे से संपर्क किया। युनशान गुप्त रूप से विस्तार के मोर्चे पर आ गया। वह गुप्त रूप से ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में युनलैन कबीले के संचालन का निर्देशन कर रहा था।
लेकिन इस महान युद्ध से पहले युनशान ने उच्च कमान को बुलाया, उन्हें हर कीमत पर ब्लैक हॉर्न क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दिया और फिर एकांत में चला गया। मैंने पहले ही युनलैन कबीले के मोर्चे के बेस कैंप पर जवाबी हमला करने के लिए लोगों को भेज दिया है। जियाओ जे ने अपना सिर हिलाया। युनशान शायद पहले ही भाग चुका है। शायद उसके पास ये जानने का कोई तरीका है कि युनलैन कबीले का मुख्यालय नष्ट हो गया है और उसने एक हताश आक्रमण शुरू करने का फैसला किया है। तो उसने युनलैन कबीले के सभी सदस्यों को मोर्चे पर छोड़ दिया, उन्हें डिस्पोजेबल मानते हुए। किंगलिन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मेडुसा ने भी भौहें सिकोड़ी। वह अपने साम्राज्य के उत्पीड़न के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार युनशान से बदला लेना चाहती थी। लेकिन युनशान सतर्क था और अपने अधीनस्थों को छोड़ने का उसका निर्णय त्वरित और निर्दयी था। उस स्थिति में मैं एक जवाबी हमला आयोजित करूंगा और युनशान के लिए इनाम जारी करूंगा, ये खबर फैलाते हुए कि वह अभी भी जीवित है। जियाओ यी जियान ने जल्दी से एक रणनीति तैयार की। युनलैन कबीले के पतन के साथ अपने बुरे तरीकों के लिए जाने जाने वाले युनशान के पास सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा। हालांकि जियाओ जे केवल हार मानकर सिर हिला सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति जटिल हो जाएगी, जिससे उत्तर पश्चिम में अराजकता का अध्याय अनसुलझा रह जाएगा। हम यही करेंगे। आशा करते हैं कि कोई और समस्या न आए। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के बाहर युनशान एक पहाड़ की चोटी पर था, क्रोध से भरी आंखों से क्षेत्र की ओर देख रहा था। युनलैन कबीले का मुख्यालय अब कोई विकल्प नहीं था। अब वापस लौटना आत्मघाती होगा। नाटक। निश्चित रूप से वे मुझे शिकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उन्हें सोचने के लिए कुछ और दूंगा। युनशान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अगर वे आत्मा भक्षण तकनीक से इतनी नफरत करते हैं तो मैं इसे पूरे उत्तर पश्चिम में फैला दूंगा। उसने उत्तर पश्चिम में आत्मा भक्षण तकनीक का प्रचार करने की योजना बनाई। लंबे समय तक एक स्तर पर अटके रहने वालों के लिए ये तकनीक एक सपने के सच होने जैसी थी। ड्यूक्यूई महाद्वीप में सत्ता हासिल करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार लोगों की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा युनलैन कबीले के मुख्यालय का विनाश पहले ही फैल चुका था। कबीले ने अपने कई सदस्यों को विजित साम्राज्यों में तैनात किया था और वे निश्चित रूप से भाग गए होंगे। वे आत्मा भक्षण तकनीक को फैलाने के लिए उसके लिए उपयोगी हो सकते थे। इसे ध्यान में रखते हुए युनशान जल्दी से क्षेत्र से गायब हो गया। अध्याय 333 युद्ध के बाद मठ में वापसी। जियाओ यी जियान ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिए और फिर जियाओ जी के पीछे पीछे कनान शहर में वापस चली गई। कनान शहर में प्रवेश करने पर जियाओ यी जियान ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा। एंटी युनलैन एलायंस से कर्मियों को प्राप्त करने के बाद भाई जियाओ यान के नेतृत्व में डार्क एलायंस ने उन्हें स्थानांतरित करने का कार्यभार संभाला। लोगों की बड़ी संख्या के कारण हमने उन्हें अस्थायी रूप से शहर के पूर्व में बसाया है। जियाओ जी ने सिर हिलाया। वह एंटी युनलैन एलायंस के लोगों से मिलना चाहता था क्योंकि वह उनमें से कई को जानता था। जब वे एंटी युनलैन एलायंस के अस्थायी शिविर में पहुंचे तो जियाओ यान पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें आते देख वह मुस्कुराया और आगे बढ़ा। चौथे भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। मैंने मिस याफी को बताया कि तुम उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में लौट आए हो और वह इतनी उत्साहित थी कि वह पूछती रही कि वह तुमसे कब मिल सकती है। हाँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। युनलैन के साथ मामले अभी अभी सुलझे थे। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया मैं सीधे यहाँ आ गया। जैसे ही जियाओजे ने बोलना समाप्त किया तेज कदमों की आवाज आई। कोने में एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी जिसके बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसके साधारण कपड़े उसकी कुलीनता और शान को छिपा नहीं पाए। कुछ साल पहले नीलामी घर में जियाओजे ने जिस याफेई को देखा था उसकी तुलना में याफेई अब ज्यादा परिपक्व और शांत लग रही थी। हालांकि अब वह एक सुंदर चिपाव नहीं पहनती थी, लेकिन उसका आकर्षण और भी आकर्षक था। जियाओजे को देखकर याफेई खुशी से मुस्कुराए और अपने कदम तेज कर लिए। भाई जियाओजे, तुम आखिरकार लौट आए। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। याफेई जियाओजे की बाहों में भाग गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। जियाओजे ने याफेई की खुशी को महसूस किया और उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। शायद उनके आसपास की निगाहों की तीव्रता के कारण याफी जियाओजी की बाहों में ज्यादा देर तक नहीं रुकी और उसे देखते हुए पीछे हट गई। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बहन याफी सुरक्षित है। उत्तर पश्चिम में इस अराजकता के पीछे अपराधी युनलैन अब व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुका है। युनलैन ने वह कीमत चुकाई है जिसके वह हकदार थी। ये युनलैन विरोधी गठबंधन और इस कारण से अपनी जान गंवाने वालों को सांत्वना देता है। याफी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। समय पर वापस आने के लिए भाई जियाओजी, आपका धन्यवाद। अन्यथा एंटी युनलैन एलायंस गायब हो गया होता। फिर जियाओजे ने पुराने परिचितों से मिलने के लिए याफेई और जियाओ यान का पीछा करते हुए एंटी युनलैन एलायंस शिविर में प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद मीटिंग हॉल में एंटी युनलैन एलायंस के उच्च कमान एक तरफ सम्मानपूर्वक बैठे, जबकि जियाओजे और उनके साथी दूसरी तरफ बैठे।
एंटी यूनलैन एलायंस का कोई औपचारिक नेता नहीं था, निर्णय इसके उच्च कमान द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते थे। जियाओयान ने अपनी ताकत और कीमिया में कौशल के कारण एलायंस में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया था। अब जियाओजे की बदौलत जियाओयान ने उच्च कमान के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एंटी यूनलैन एलायंस के उच्च कमान के बीच या फेई जियाओजे की मदद के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वयं के कौशल और क्षमताओं के कारण बाहर खड़ी थी। हालांकि उसकी ताकत सबसे बड़ी नहीं थी, प्रबंधन और संगठन के मामले में एलायंस में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। जियाओजे मुख्य स्थान पर बैठा था, अपनी उंगलियों से मेज को हल्के से थपथपा रहा था। वह वहां केवल पुराने परिचितों से मिलना जुलना और एंटी यूनलैन एलायंस के भविष्य को हल करना भी जरूरी था। अब जब यूनलैन लगभग नष्ट हो चुका था, तो एंटी यूनलैन एलायंस को एक बड़ी ताकत के रूप में ठीक से प्रबंधित करना था। जियाओजे और अन्य लोगों की वापसी से पहले डार्क एलायंस अपने गठबंधन के कारण एंटी यूनलैन एलायंस से निपट नहीं सकता था। लेकिन अब जियाओजे की वापसी और कई शक्तिशाली सेनानियों के डार्क एलायंस में शामिल होने के साथ स्थिति काफी बदल गई थी। इसके अलावा एंटी यूनलैन एलायंस को डार्क एलायंस की मदद से भी फायदा हुआ था। स्पष्ट रूप से एंटी यूनलैन एलायंस को यूनलैन द्वारा ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में लगभग निष्कासित कर दिया गया था और आवश्यकता के कारण डार्क एलायंस के साथ गठबंधन किया था। वास्तव में मेरे पास एलायंस के लिए बहुत अधिक मांगे नहीं हैं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि यह भंग हो जाए और हर कोई यूनलैन के अवशेषों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अपने वतन लौट आए। जियाओजे ने शांति से समझाया। उसके शब्दों को सुनकर एंटी यूनलैन एलायंस के उच्च कमान ने राहत की सांस ली। उन्हें सबसे बुरा डर था, लेकिन जियोजी को उनके गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई समस्या नहीं, हम श्री जियाओजी के निर्देशों का पालन करेंगे। हाईकमान ने नजरें मिलाईं और सिर हिलाया, जिससे जियाओजी खुश हुआ। उसे अच्छा लगता था जब सब कुछ सुचारू रूप से चलता था, क्योंकि उसकी शर्तें काफी उचित थीं। बाद में डार्क एलायंस के साथ समन्वय करें। जियाओजी ने जियाओजी जियान को संकेत दिया। वह थोड़े समय के लिए लौटा था और डार्क एलायंस के मामलों से अपडेट नहीं था, इसलिए उसने जियाओजी जियान को प्रभारी छोड़ दिया। जब जियाओजी जियान ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, तब तक अंधेरा हो चुका था। जियाओजी ने चिंतित होकर कहा, सूर्य अस्त हो रहा है। हमें जल्दी से मठ में लौटना चाहिए। अगर हम एक दिन और देरी करते हैं तो ग्रैंड एल्डर सुकियान व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। उसके शब्दों ने सभी को मुस्कुरा दिया और वे एक साथ मठ में लौट आए। मठ के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर जियाओजी, जिसने कभी स्थानिक अवरोध को कुछ जटिल के रूप में देखा था, अब आसानी से इसे पार कर गया। घाटी तक पहुंचने पर उसने अपना हाथ हिलाया और एक चांदी का दरवाजा दिखाई दिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजा खुल गया, जिससे मठ से उनके परिचितों का पता चला। आपने आखिरकार मठ में लौटने का फैसला किया, सुकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाइस डीन हुगान ने जियाओजी के पास जाकर उसकी जांच की। नाटक, मैंने आपको सालों से नहीं देखा है और अब आप और भी सुंदर लग रहे हैं और एक ऐसे स्तर पर हैं जिसे मैं समझ नहीं सकता। सुकियान ने मजाक में कहा, हुगान, अगर आप एक डूजुन के स्तर को समझ सकते तो जियाओजी ने अपने प्रयासों को बर्बाद कर दिया होता। जियाओजी अपने गुरुओं के चुटकुलों पर मुस्कुराया और उनके फिर से उसे देखने का इंतजार किया। मैं गया जोंगजोऊ में पिलटॉवर में अध्ययन करने के लिए गया था और मुझे आप सभी की बहुत याद आई। हाँ, पिलटॉवर में आपने क्या हासिल किया है? हुगान ने पूछा। 8वीं स्तरीय कीमियागर श्रेणी में मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। उसके शब्दों ने उपस्थित बुजुर्गों को आश्चर्यचकित कर दिया। कई वर्षों के बाद जियाओजी अभी भी उनके लिए एक विलक्षण प्रतिभा थी। हमेशा की तरह वही राक्षस। अध्याय 334, जहर शरीर का इलाज। ग्रैंड एल्डर सुकियान मदद नहीं कर सके, लेकिन मुश्किल से निगल पाए। उन्होंने अपनी युवावस्था में जोंगजोऊ महाद्वीप की यात्रा की थी और वे जानते थे कि कीमिया के गुरु कितने सम्मानित होते हैं। इसके अलावा जियाओजी को जानते हुए वे जानते थे कि जियाओजी अतिशयोक्ति नहीं करता था। जियाओजी ने जिसे छोटी उपलब्धियां कहा था, उसका शायद मतलब था कि वह 8वीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों में से एक था। हाँ, हमारी जियानान अकादमी वास्तव में आपसे लाभान्वित होती है, जियाओजी। हमारे पास न केवल डूजुन स्तर का एक छात्र है, बल्कि एक मास्टर कीमियागर भी है, सुकियान ने कहा। ग्रैंड एल्डर और अन्य सभी बुजुर्गों की देखभाल कुछ ऐसी है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। आज मेरी उपलब्धियां भी अकादमी में प्राप्त प्रशिक्षण के कारण हैं, जियोजी ने उत्तर दिया। जियोजी के शब्दों ने उपस्थित बुजुर्गों को संतुष्टि से भर दिया। हर कोई दयालु शब्द सुनना पसंद करता है, खासकर जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से आते हैं जो एक शक्तिशाली डूजुन और एक मास्टर कीमियागर दोनों है। हालांकि बुजुर्गों को अच्छी तरह से पता था कि जियोजी की उपलब्धियां मुख्य रूप से उसके अपने प्रयास का परिणाम थीं। अकादमी ने योगदान दिया था, लेकिन कम हद तक। अगर ओल्ड हुओ कीमिया में व्यस्त नहीं होते तो वह ये सुनकर खुशी से उछल पड़ते कि उनके विभाग ने एक मास्टर कीमियागर पैदा किया है, हुओ कियान ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की।
बेशक अगर ओल्ड हुओ को जियाओजी के मौजूदा कीमिया स्तर के बारे में पता होता तो वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाता, सू कियान ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि बुजुर्ग आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन जियाओजी को पता था कि उनका रिश्ता बहुत करीबी था और उसे उससे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। जब ओल्ड हुओ अपनी कीमिया समाप्त कर लेगा तो मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उसने मुझे जोंगजोऊ में कीमियागर टॉवर में जो निमंत्रण दिया वह मेरे लिए बहुत मददगार रहा है, जियाओजी ने कहा। ड्रामा। सुकियान और हुओ कियान ने बार बार सिर हिलाया। हालांकि जियाओजी की स्थिति और ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन वह विनम्र बना रहा। जियाओजी और उसके समूह की इनर अकेडमी में वापसी ने छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ युवाओं के साथ बुजुर्गों को देखकर कुछ छात्र ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये युवा लोग ऐसे स्वागत के हकदार कौन हैं? क्या वे किसी महान परिवार के बेटे बेटियां हैं? वे बुदबुदाए। अविश्वास को देखते हुए हुओ कियान ने नाक भान सिकोड़ी। अहंकारी बच्चे, ये तुम्हारे सीनियर हैं, इनर अकेडमी के प्रसिद्ध पूर्व छात्र। कुछ साल पहले वे पहले से ही बड़ों के पद पर थे। ये सुनकर छात्र दंग रह गए। उन्हें एक महान छात्र सीनियर जियाओजी के बारे में कहानियां याद आईं। अचानक उनकी निगाहें बदल गईं, प्रशंसा और सम्मान से भर गईं, हालांकि कुछ ने अभी भी अवज्ञा दिखाई। पूर्व छात्रों जैसे लियू किंग और लिन शियुआ ने जियाओजी को देखकर उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को याद किया। उन्होंने खुद से सोचा, राक्षस वापस आ गया है। जियाओजी ने घूरने पर थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि उसका स्तर वर्तमान छात्रों से बहुत ऊपर था। कुछ देर तक बड़ों के साथ बातचीत करने के बाद जियाओजी इनर अकेडमी में अपने निवास पर चले गए। खींचते हुए उन्होंने जियाओ यी जियान को देखा। यू लैन जोंग के मामलों को हल करने के बाद जियाओ यी जियान के जहर शरीर का इलाज करने का समय आ गया था। किंग लिन, मेडुसा, मुझे जियाओ यी जियान से निजी तौर पर बात करने की ज़रूरत है, जियाओजी ने कहा। तीनों महिलाएं हैरान थीं, लेकिन किंग लिन ने सिर हिलाया और जल्दी से वापस चली गईं। मेडुसा ने जाने से पहले जियोजे और जियो यी जियान को एक आखिरी बार देखा। जियोजे, ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि आपने उन्हें दूर भेज दिया? जियो यी जियान ने कुछ हद तक उत्सुकता से पूछा। जियोजे ने उसका हाथ थामा और वे साथ बैठ गए। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने यू लैन जोंग के साथ मामले सुलझ जाने के बाद तुम्हारे जहर शरीर का इलाज करने का वादा किया था? जियो यी जियान की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। बेशक, मैं इसका इंतजार कर रही थी। ठीक है, मैंने तुम्हें सभी विवरण नहीं बताए। तुम्हारे जहर शरीर का इलाज करने के लिए मुझे चाहिए। जियोजे ने हिचकिचाहट दिखाए। क्या कोई समस्या है? क्या इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान चाहिए? जियो यी जियान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, मेरे पास तुम्हारे शरीर में जहर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतीक बनाने और उसका इलाज करने का एक तरीका है। लेकिन जहर तुम्हारे पूरे शरीर में है, जियोजे ने कहा। ये सुनकर जियो यी जियान का पीला चेहरा लाल हो गया। क्या तुम्हें मुझे पूरे शरीर में छूने की ज़रूरत है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। जियोजे ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वे पहले से ही करीब थे, लेकिन यह उपचार और भी अंतरंग होगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा, जियोजे ने कहा, जैसे कि कोई वादा कर रहा हो। जियोजे के शब्दों ने जियो यी जियान को भावुक कर दिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, उसने हल्की सिसकी के साथ कहा। जियोजे ने मुस्कुराया और उसका हाथ दबाया। कल आवश्यक निर्देश दें और मैं उपचार शुरू करूंगा, जियोजे ने जियो यी जियान के संदेह को दूर करते हुए कहा। अगले दिन जियो यी जियान ने डार्क एलायंस के लिए आवश्यक आदेश देने में जल्दबाजी की। उसे नहीं पता था कि उपचार में कितना समय लगेगा, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ ठीक हो। जल्द ही जियोजे और उसका समूह फिर से इकट्ठा हो गया पहाड़ों पर। मैं जियो यी जियान के जहर शरीर का इलाज करूंगा। अपना ख्याल रखना, उसने किंग लिन और मेडुसा से कहा, जिन्होंने जोड़े के रिश्ते में बदलाव देखा। गुफा के अंदर जियोजी ने जियो यी जियान के जहर शरीर का इलाज शुरू करने की तैयारी की। अध्याय 335 अस्पष्ट। गुफा के अंदर जियाओ यी जियान अपने कपड़ों की आस्तीन को पकड़े हुए घबराई हुई खड़ी थी। अगर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के डाकू उसे इस तरह देखते तो वे चकित हो जाते। क्या वह डार्क एलायंस की नेता नहीं है, जो सभी ब्लैक कॉर्नर बलों को लोहे की मुट्ठी से दबाती है? छिपने का तरीका तय करने के बाद जियाओजी ने जियाओ यी जियान को देखा। उसे इतना घबराया हुआ देखकर उसने एक पल सोचा और मुस्कुराया। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जबकि त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक नहीं है, आपको कम से कम अपने बाहरी कपड़े उतारने की जरूरत है। शायद जियाओजी की मुस्कुराहट के कारण जियाओ यी जियान में तनाव थोड़ा कम हो गया। उसने जो काला लबादा पहना हुआ था उसे हटा दिया, जिससे हरकत और लड़ाई के लिए उपयुक्त व्यवहारिक काले कपड़े दिखाई दिए। उसकी पतली उंगलियां उसके कपड़ों के बटनों पर टिकी हुई थीं, लेकिन जियाओजी को अभी भी उसे देखते हुए देखकर उसकी शर्म और बढ़ गई। एक नज़र से जियाओ यी जियान ने जियाओजे को अपना गला साफ करने और पीछे मुड़ने के लिए कहा।
जियाओजे को मुड़ता देख जियाओ यीजियान ने राहत की सांस ली। हालांकि उनका रिश्ता बहुत करीबी था और पिछली रात के जियाओजे के वादे ने उसे बेहतर महसूस कराया, फिर भी वह उसकी निगाह में कपड़े बदलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। जियाओजे की पीठ मुड़ने के बाद वह थोड़ा आराम कर सकती थी। उसने अपने कपड़ों के बटन खोलने शुरू कर दिए, उस पर पूरा भरोसा करते हुए। ये जानते हुए कि जियाओजे पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, उसने कपड़े बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। जियाओजे के निर्देशों के अनुसार उसे पूरी तरह से नग्न होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे मोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसने एक जख्मी महिला से एक काली धुंधली पोशाक तैयार करने के लिए कहा था। जब उसने यह अनुरोध किया तो महिला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार उसने आज्ञा मान ली। अपनी स्थानिक अंगूठी की एक झिलमिलाहट के साथ जियाओ यीजियान ने काली धुंधली पोशाक निकाली, इतनी हल्की कि वह भारहीन लग रही थी। अपनी उंगलियों के बीच कपड़े को महसूस करते हुए वह इसके माध्यम से अपनी उंगलियों के तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। इस महिला को वास्तव में इतनी पतली ड्रेस मिली। ड्रामा। तेज दिल के साथ जियाओ यीजियान ने अपने बाकी कपड़ों के बटन खोल दिए। इस बीच जियाओजे उसकी ओर पीट करके खड़ा था, कपड़ों की मधुर आवाजें सुन रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने मन को किसी भी विचलित करने वाले विचार से मुक्त किया। उसने कई अनुभवों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा था। हालांकि उसके पास भी हर किसी की तरह इच्छाएं और भावनाएं थीं, जियाओजे जानता था कि यह न तो समय था और न ही उनके लिए उनके मन पर हावी होने का स्थान। उसे जियाओ यीजियान को उसके जहरीले शरीर की आपदा से निपटने में मदद करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित होने की जरूरत थी। तैयार। जियाओ यीजियान की नर्म, डरपोक आवाज पीछे से आई। जियाओजे ने धीरे से मुड़कर देखा और उसे एक पत्थर के मंच पर बैठे देखा। उसने हल्के काले रंग की गॉर्ज ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसकी त्वचा रोशनी में दिखाई दे रही थी। उसकी लंबी चोटियां उसके कंधों पर लटकी हुई थीं और उसके पैर एक तरफ मुड़े हुए थे। जियाओजे ने जियाओ यीजियान की आंखों पर अपनी नज़र टिकाने से पहले कुछ देर देखा, अपने मन को किसी भी विचलित करने वाले विचार से मुक्त किया। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर जियाओ यीजियान थोड़ा शांत हो गई, हालांकि उसे थोड़ी निराशा भी महसूस हुई। क्या मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं हूँ? जियाओ जी ने पास आकर जियाओ यीजियान की आंखों में अपनी नज़रें गड़ा दीं। एक भ्रामक स्थान के भीतर आपदा के जहर शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सुनहरी शाखा थोड़ी कांप उठी। जियाओ जी की हथेली से ताज़ा खून निकलने लगा, जिससे जहर की शक्ति युक्त रक्त की एक बूंद बन गई। जियाओ जी की आत्मा की शक्तिशाली शक्ति के तहत रक्त की बूंद एक विशेष प्रतीक में बदल गई और जियाओ यीजियान के माथे पर रख दी गई। यह मेरा मूल रक्त है। यह आपकी आत्मा की शक्ति की रक्षा कर सकता है और जहर की शक्ति को दबा सकता है। यह इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। जियाओ यीजियान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी पलकें जियाओ जी को देखते हुए कांप उठीं। आगे बढ़ो। सबसे बुरी स्थिति में मेरा आपदा का जहर शरीर फिर से फट जाएगा। मैंने अभी तक बहुत अधिक जहर जमा नहीं किया है, इसलिए मैं कुछ और विस्फोटों को सहन कर सकता हूँ। मेरा विश्वास करो, हम पहली कोशिश में ही सफल हो जाएंगे। जियोजे ने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय के साथ बोला। हालांकि जियो यीजियान ने सहजता से बात की, लेकिन आपदा के जहर शरीर का विस्फोट उसके लिए एक बड़ा बोझ होगा, जिसे जियोजे नहीं चाहता था कि वह सहे। इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद जियोजे ने हाथ से शुरू करने का फैसला किया। उसकी उंगलियां जियो यीजियान को छू गईं और गर्मी महसूस करते हुए उसने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया, लेकिन संपर्क नहीं तोड़ा। जियोजे के नियंत्रण में जियो यीजियान की बाह में जहर की शक्ति केंद्रित होने लगी। ये प्रक्रिया बेहद नाजुक थी, क्योंकि आपदा के जहर शरीर के हर इंच मांस में जहर था। सिर्फ हाथ को ठीक करने में आधा दिन लग गया, जियोजे की शक्तिशाली आत्मा शक्ति के कारण, जिसे दूसरे सहन नहीं कर सकते थे। हाथ से काम पूरा करने के बाद जियाओ जी ने अपने दूसरे हाथ से जहर को अस्थायी रूप से सील कर दिया, ताकि वह वापस ना आ सके। जैसे जैसे उसकी उंगलियां जियाओ यीजियान की बांह पर चलती गईं, उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसकी एकाग्रता को देखकर वह चुप रही। अभ्यास के साथ जियाओ जी ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही जियाओ यीजियान की बांह को पूरा कर दिया। उसने तुरंत दूसरे क्षेत्रों में काम नहीं किया, लेकिन जहर को उसके माथे पर बने प्रतीक पर स्थानांतरित कर दिया। प्रतीक ने बैंगनी ग्रे प्रकाश उत्सर्जित किया और जियाओ यीजियान ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने जहर खाना बंद कर दिया था और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन जहर हमेशा मौजूद था। अब उसे पहले कभी अनुभव न किए गए हल्केपन का एहसास हुआ, जिससे एक हल्की कराह निकली। अध्याय 336। जियाओ यीजियान डूजुन रैंक पर आगे बढ़ता है। गुफा के बाहर किंगलिन और मेडुसा चुपचाप इंतजार कर रहे थे, निगरानी रख रहे थे। वे अब कई दिनों से अंदर हैं। मुझे उम्मीद है कि वे इस बार सफल होंगे और जियाओ यीजियान अपने जहर शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएगी, किंगलिन ने चुपचाप कहा। मेडुसा ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह जियाओ जी के समूह में शामिल होने वाली आखिरी महिला थी, लेकिन उसका सिर्फ किंगलिन के साथ ही करीबी रिश्ता था।
हालांकि जियाओ यी जियान के प्रति उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उनके बीच कोई हितों का टकराव नहीं था। इसके अलावा जियाओ जी ने जिस तरह से उनसे संबंध बनाए, उससे साफ पता चलता है कि वह चाहता था कि वे शांतिपूर्वक से अस्तित्व में रहें। मुझे उम्मीद है। नाटक। उसी समय किंग लिन और मेडुसा दोनों ने दूर से एक जख्मी महिला को आते देखा, जो थोड़ा भौहें सिकुड़े हुए थी। हालांकि जियाओ यी जियान के करीबी होने के कारण उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। नमस्कार माननीय लोगों, जख्मी महिला ने उनके सामने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। क्या है? यह आकलन करने के बाद कि महिला कोई खतरा नहीं है, किंग लिन ने पूछा। डार्क एलायंस को जानकारी मिली है, दूसरे साम्राज्यों में तैनात यूनलान संप्रदाय के कर्मियों पर उन ताकतों ने हमला किया था जो कभी उनके साथ गठबंधन में थीं। हालांकि कुछ भागने में सफल रहे और उनका ठिकाना अज्ञात है। इसके अलावा यूशान के लिए कब्जा आदेश पूरे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में फैल गया है, लेकिन हमें कोई ठोस खबर नहीं मिली है। हालांकि हमें कुछ सुराग मिले हैं। हमारे खुफिया नेटवर्क के अनुसार यूशान ब्लैक कॉर्नर डोमेन के बाहर किसी दूसरे साम्राज्य में भाग गया है और यूनलान संप्रदाय में वापस नहीं लौटा है। रिपोर्ट सुनने के बाद किंग लिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे आपके द्वारा पाए गए सुरागों के बारे में और बताओ। जख्मी महिला थोड़ी हैरान हुई, उसे उम्मीद थी कि वे इन मामलों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे स्थिति को पूरी तरह से समझते हैं। डार्क एलायंस के खुफिया नेटवर्क से ऐसा लगता है कि यूशान जानबूझकर अपनी आत्मा भक्षण तकनीक का प्रसार कर रहा है। इससे पहले यूनशान इसे फैलाने के लिए यूनलान संप्रदाय पर निर्भर था, लेकिन अब वह खुलेआम ऐसा करता है, किसी को भी सिखाता है। हालांकि यह तकनीक क्रूर और अमानवीय है, लेकिन डूक्यूई महाद्वीप में सत्ता के लिए अपनी मानवता का बलिदान करने को तैयार लोगों की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर मेडुसा और किंग लिन गंभीर हो गए। अगर यूनशान वास्तव में बिना किसी प्रतिबंध के आत्मा भक्षण तकनीक का प्रसार कर रहा था, तो यह एक गंभीर समस्या होगी। कुछ लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार होंगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी। अगर यूनशान इसी तरह जारी रहा, तो इस तकनीक का अभ्यास करने वाले लोगों की एक लहर आ जाएगी। पहले आत्मा भक्षण का अभ्यास करने वाले ज्यादातर लोग यूनलान संप्रदाय के सदस्य या मजबूरन इसमें शामिल होने वाले लोग थे, लेकिन अब इसका प्रसार बड़े पैमाने पर हो सकता है। उस स्थिति में आइए आत्मा भक्षण करने वालों की तलाश तेज करें और पड़ोसी साम्राज्यों और ताकतों को इसके खतरों के बारे में खबर फैलाएं। उन्हें इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहिए, किंग लिन ने मेडुसा के साथ चर्चा करने के बाद प्रस्ताव रखा। हालांकि जख्मी महिला ने संदेह के बावजूद सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि वह इन दोनों की अवज्ञा नहीं कर सकती और उनका समर्थन होने से वह गठबंधन के नेता के सामने खुद का बचाव कर सकेगी। मैं तुरंत इसका ख्याल रखूंगी। इस मामले को सुलझाने के बाद किंग लिन और मेडुसा ने अपनी मुख्य चिंता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, जियोजी की सुरक्षा। समय तेजी से बीत गया। गुफा के अंदर जियोजी ने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे जियोही जियान के दिल से ऊपर की ओर बढ़ाया। दिल भाग्य के जहर शरीर का मूल होने के कारण अपार शक्ति रखता था। जियोजी ने उस क्षेत्र से जहरीली ऊर्जा को संघनित करने में 3 दिन बिताए थे। अंत में एक आखिरी प्रयास के साथ जियोई जियान के माथे पर जहरीले प्रतीक से बैंगनी ग्रे प्रकाश तेज हो गया। जियोई जियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, महसूस किया कि उसका डूक्यू विस्फोटक रूप से बढ़ रहा है। वह जियोजी को देखकर मुस्कुराए। डूक्यू की ओर बढ़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं ज़ुनरैंग, जियाओ जी ने कहा। जियाओ यी जियान को ढकने के लिए एक लबादा निकाला। उसने सिर हिलाया और कमल की मुद्रा में बैठ गई। जियाओ जी पीछे हट गया, दीवार के सहारे झुक गया और जियाओ यी जियान को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि मूल जहरीला प्रतीक कैसे काम करता है, लेकिन उसे यकीन था कि उसका तरीका कारगर था। प्रतीक ने जहरीली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, इसे नियंत्रित करने योग्य शक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिससे यह जियाओ यी जियान के लिए जानलेवा खतरा बनने से बच गया। प्रतीक में संचित ऊर्जा के साथ जियाओ यी जियान को हल्कापन महसूस हुआ और उसकी डूक्यूई तेजी से बढ़ी, जो डू ज़ुनरैंग तक पहुंच गई। मुझे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, जियाओ जी ने सोचा। उसे लगा कि वह खुद इस प्रक्रिया के माध्यम से शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच गया है। जियाओ यी जियान, डू ज़ुनरैंग तक पहुंचने पर बधाई। धन्यवाद, अब हम एक ही स्तर पर हैं, जियाओ यी जियान ने कहा, खुद को लबादे में लपेटते हुए और मुस्कुराते हुए जियाओ जी के बगल में दिखाई दिया। मैं इस अवस्था में बेहतर प्रशिक्षण के लिए आपको तियानलिंग की गोलियों का एक बैच बनाऊंगा। उन्हें जहरीली जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर आप जल्द ही मेडुसा और किंग लिन के बराबर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए देखें कि बाहर कोई बदलाव हुआ है या नहीं, जियाओ यी जियान ने गोलियों को अस्वीकार किए बिना उत्तर दिया। जियाओ जे ने गुफा को छुपाने वाले अवरोध को निष्क्रिय कर दिया और साथ में वे बाहर निकल आए। अध्याय 337 दिव्य गठबंधन की स्थापना। जियाओ यी जियान जल्दी से गुफा से बाहर निकल गई। जियाओ जी के साथ पहले की अंतरंगता उसे उसके साथ अकेले में घबराहट महसूस कराती थी।
उसे हमेशा लगता था कि जियाओजी की नज़र एक अदृश्य हाथ की तरह थी जो उसे सहला रहा था। जियाओजी ने जियाओ यीजियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि वह बस किंगलिन और मेडुसा के साथ डुजून रैंक तक पहुंचने की अपनी खुशी साझा करना चाहती थी। किंगलिन और मेडुसा ने पहले ही देख लिया था कि अवरोध हटा दिया गया था और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। जियाओ यीजियान को हल्के से बाहर निकलते देखकर उन्हें लगा कि उसकी उपस्थिति उनके स्तर तक पहुंच गई है। नाटक। बधाई हो जियाओ यीजियान। डुजून रैंक तक पहुंचने पर किंगलिन ने खुशी से कहा, आगे बढ़कर जियाओ यीजियान का हाथ थाम लिया। बधाई हो, मेडुसा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब जियाओजी का धन्यवाद है, जिसने मुझे फेट पॉइजन बॉडी को व्यवस्थित करने में मदद की, जिससे मुझे डुजून तक आगे बढ़ने का मौका मिला। जियाओ यीजियान ने जियाओजी की सहायता के लिए आभारी होकर उत्तर दिया। इस दौरान जियाओजी ने उसकी मदद करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का निवेश किया था, जिसे उसने देखा और अपने दिल में रखा। हा, यह आपके पास पहले से मौजूद ठोस नींव से भी जुड़ा है, जियाओजी ने जियाओ यीजियान के पास जाते हुए कहा। जियाओजी की नज़र को महसूस करते हुए जियाओ यीजियान का दिल अनजाने में तेज हो गया। हालांकि किंगलिन और मेडुसा की मौजूदगी में उसे पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं हुई और वह थोड़ा शांत हो गई। वैसे जियाओ यीजियान, डार्क अलायंस से कोई व्यक्ति हमें पहले सूचित करने आया था, किंगलिन ने रिपोर्ट को याद करते हुए कहा और इसे जियाओजी और जियाओ यीजियान को समझाया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियाओजी ने किंगलिन के प्रबंधन को उचित पाते हुए सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यीजियान ने भौहें से कुढ़ी, जिसने जियाओजी को हैरान कर दिया। क्या गलत है? क्या इसे संभालने का यही सही तरीका नहीं है? जियाओ यीजियान ने अपना सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में ये समाधान ठीक होगा, लेकिन आप अभी अभी केंद्रीय महाद्वीप से लौटे हैं और ब्लैक कॉर्नर डोमेन के आसपास के साम्राज्यों की स्थिति से अनजान हैं। डार्क एलायंस के नेता के रूप में मैं इन साम्राज्यों की स्थितियों को बेहतर तरीके से जानता हूं और उनके शाही परिवारों और वहां के शक्तिशाली नेताओं से निपट चुका हूं। उन्हें अक्षम कहना उदारता है। वास्तव में ब्लैक कॉर्नर डोमेन के गठन का एक कारण इन साम्राज्यों की अक्षमता है। आत्मा भक्षण तकनीक का अभ्यास करने वालों के बारे में हमारी चेतावनी को गंभीरता से लेने की उनसे अपेक्षा करना उतना ही असंभव है जितना कि यूं शान से ब्लैक कॉर्नर डोमेन में आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा करना। ये सुनने के बाद सभी और अधिक गंभीर हो गए। तो क्या हमें डार्क एलायंस को व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने देना चाहिए? किंगलिन ने पूछा। यदि वे पड़ोसी साम्राज्यों पर भरोसा नहीं कर सकते तो उन्हें डार्क एलायंस पर निर्भर रहना होगा। इससे पहले कि जियाओ यीजियान जवाब दे पाता, जियाओजे ने हस्तक्षेप किया, ये भी काम नहीं करेगा। भले ही वे अयोग्य हों, वे डार्क एलायंस जैसी ताकत को अपने क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं देंगे। यह उनके घर में एक भेड़िए को आमंत्रित करने जैसा होगा। जियाओ यीजियान ने सिर हिलाया। ये सही है। पड़ोसी साम्राज्यों के लिए डार्क एलायंस और यूनलान संप्रदाय को खत्म करने के बाद पहले से ही एक भयभीत करने वाली ताकत है। और एक और भी महत्वपूर्ण कारण है, महान बुजुर्ग डार्क एलायंस को अपना प्रभाव बहुत अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। जियाओ यीजियान के शब्दों ने किंगलिन और मेडुसा को भ्रमित कर दिया। जियानान अकादमी के हिस्से के रूप में महान बुजुर्ग को डार्क एलायंस के विकास का समर्थन करना था। जियाओजे ने जल्दी ही समझ लिया। डार्क एलायंस के निर्माण का उद्देश्य ब्लैक कॉर्नर डोमेन में प्रशिक्षण के दौरान अकादमी के छात्रों की रक्षा करना था। इसका प्राथमिक कार्य अकादमी की सेवा करना था। ब्लैक कॉर्नर डोमेन से आगे विस्तार करने से डार्क एलायंस की प्रकृति अकादमी विस्तार से बदलकर व्यक्तिगत विजय के लिए एक उपकरण बन जाएगी। ऐसा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा, यहां तक कि महान बुजुर्ग के लिए भी। संक्षेप में ये समझाने के बाद किंगलिन और मेडुसा ने समझ में सिर हिलाया। हम खड़े होकर उन लोगों को नहीं देख सकते जो बुरी तकनीकों का अभ्यास करते हैं, जो वे चाहते हैं, जियाओ यीजियान ने कहा। जियाओजे, हम अपना खुद का बल क्यों नहीं बनाते? मुझे डार्क एलायंस के प्रबंधन का अनुभव है और इसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। जियाओ यीजियान ने एक नया समाधान प्रस्तावित किया, बुरी तकनीकों का अभ्यास करने वालों से निपटने के लिए एक नया बल बनाना। जियाओजे ने अपनी थोड़ी को सहलाया, यह महसूस करते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि चूंकि महाद्वीप का उत्तर पश्चिम जियो परिवार का घर था, इसलिए उसका इरादा इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करने का भी था। खासकर जब से जियोयान बलों के प्रबंधन में रुचि नहीं दिखा रहा था, केवल केंद्रीय महाद्वीप पर जाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा अगर हॉल ऑफ सोल्स ने उत्तर पश्चिम में एक और अशांति पैदा की, तो अगली बार जियाओ परिवार इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता है और प्रभावित हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं महान एल्डर से बात करना चाहता हूं कि क्या हमें कुछ सहायता मिल सकती है। सभी सहमत हो गए और जियाओजे के साथ अकादमी में वापस चले गए ताकि मामले पर चर्चा करने के लिए महान एल्डर से संपर्क किया जा सके। महान एल्डर सुकियान ने जियाओजे के अनुरोध को सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि डार्क अलायंस दुष्ट तकनीकों का अभ्यास करने वालों का मुकाबला कर रहा था, लेकिन यह एक ऐसा मामला था जिसके नतीजे हो सकते थे।
जियाओ जे, मैं ये निर्णय अकेले नहीं ले सकता। यूनान संप्रदाय के अवशेषों को खत्म करने के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करना अन्य ताकतों की नज़रों से ओझल नहीं रहेगा। डार्क अलायंस आधिकारिक तौर पर अकादमी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके लिए कनेक्शन स्पष्ट है। इसे युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जाएगा, ऐसा कुछ जो अकादमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम से कम जब तक निर्देशक इसे मंजूरी नहीं देते, मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता, सू कियान ने धीरे से कहा। हालांकि वह जियाओजे को महत्व देता था और उसका समर्थन करना चाहता था, लेकिन यह मामला बहुत गंभीर था और इससे उत्तर पश्चिम में सभी ताकतों द्वारा जियानान अकादमी पर हमला हो सकता था। मैं समझता हूँ, जियाओजे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसे शुरू से ही बहुत अधिक सफलता की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह बहुत निराश नहीं था। लेकिन महान बुजुर्ग, क्या आप मुझे किसी तरह की मदद दे सकते हैं? जियाओजे ने पूछा। बोलो, सू कियान ने कहा, अन्य मामलों में मदद करने के लिए तैयार। मैं एक नई सेना बनाना चाहता हूं और इसे प्रबंधित करने के लिए मुझे जियाओ जियान की मदद चाहिए। ओह, सू कियान ने रुचि दिखाई और थोड़ी सावधानी भी दिखाए। आप किस तरह की सेना बनाना चाहते हैं? इसे सेलेस्टियल एलायंस कहा जाएगा और इसका प्रारंभिक लक्ष्य उत्तर पश्चिम में हाल ही में हुई अशांति के निष्कर्ष के रूप में यूनान संप्रदाय के अवशेषों से निपटना होगा। अध्याय 338, उदार सहायता। सेलेस्टियल एलायंस नाम काफी प्रभावशाली लगता है, सू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ नाम को ही प्रभावशाली नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं ये करूंगा, मैं तुम्हें पूरा डार्क इंस्टीट्यूट दे दूंगा। क्या? ग्रेट एल्डर के शब्दों ने न सिर्फ जियाओजे को आश्चर्यचकित किया, बल्कि जियाओ यिजियान और अन्य लोगों को भी विस्मय में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। डार्क इंस्टीट्यूट ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति में जियानान अकादमी की मदद के बिना भी शीर्ष पर खड़ा हो सकता है। ग्रेट एल्डर इतने उदार थे कि उन्होंने पूरे डार्क इंस्टीट्यूट को जियाओजे के सेलेस्टियल एलायंस को सौंप दिया। ग्रेट एल्डर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जियाओजे ने खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। हा, बिल्कुल नहीं, मेरे अपने कारण हैं। ग्रेट एल्डर ने हंसते हुए कहा, डार्क एलायंस और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के आक्रमण के बाद ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उभरने वाली ताकतें बहुत कम हैं। भले ही हम छिपी हुई ताकतों को जोड़ दें और वे सभी एकजुट हो जाएं, जियानान अकादमी उनसे नहीं डरेगी। अकादमी की सुरक्षा डार्क इंस्टीट्यूट पर निर्भर नहीं करती है। प्रशिक्षण में छात्रों की सुरक्षा के लिए अकादमी की ताकत पर्याप्त है और वे अब जियानान अकादमी के छात्रों को भड़काने की हिम्मत नहीं करते। महान बुजुर्ग ने जियाओ यिजियान की ओर रुख किया और कहा, जियाओ यिजियान, ये साल तुम्हारे लिए कठिन रहे हैं। मैंने डार्क इंस्टीट्यूट को अपने चरम पर बढ़ते देखा है। संस्थान का प्रबंधन करने के लिए भेजे गए बुजुर्गों ने अकादमी के माहौल को अच्छी तरह से अपनाया है और वे लड़ाई में रुचि नहीं रखते हैं। डार्क इंस्टीट्यूट की सफलता काफ़ी हद तक आपके प्रयास के कारण है। अकादमी के लिए इसे सीधे लेना उचित नहीं होगा, इसलिए डार्क इंस्टीट्यूट के लिए बेहतर है कि वह आपका अनुसरण करे और जियाओजे के सेलेस्टियल एलायंस में शामिल हो जाए। जियाओ यिजियान मुस्कुराया, जियाओजे को देखा और महान बुजुर्ग को सिर हिलाया। ये वही है जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आंतरिक अकादमी का एक बुजुर्ग हूँ। हा, ये सुनकर मुझे पहले से ही संतुष्टि मिल रही है। सू कियान दिल खोलकर हंसा। कमरे में उसके अलावा सभी का सम्मान किया जा रहा था। उसकी विनम्रता जियानान अकादमी के महान बुजुर्ग के रूप में उसके पद के कारण थी। ये कहने के बाद, महान बुजुर्ग, मैं विनम्र नहीं होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओजे ने महान बुजुर्ग को प्रणाम किया। महान बुजुर्ग ने अपने हाथ से इशारा किया जैसे कि कुछ याद कर रहे हों। ठीक है, डार्क इंस्टीट्यूट का प्रबंधन करने वाले बुजुर्गों को वापस बुलाओ। अब उन बुजुर्गों को आराम करने का समय है। ठीक है, जियाओ यिजियान ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं शायद ही कभी संस्थान के बुजुर्गों को मिशन सौंपता हूँ। अधिकांश प्रबंधन संभालते हैं, केवल जब डार्क एलायंस और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय दिखाई देते हैं तो बुजुर्गों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जियाओजे ने उम्मीद नहीं की थी कि महान बुजुर्ग इतने उदार होंगे, डार्क इंस्टीट्यूट को अपने नए गठित सेलेस्टियल एलायंस के लिए आधार के रूप में दे देंगे। डार्क इंस्टीट्यूट, जिसे बाहरी तौर पर डार्क एलायंस के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक बहुत ही भयावह नाम है। ड्रामा। उन्होंने न केवल डार्क एलायंस को नष्ट कर दिया, जिसने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कई ताकतों को एकजुट किया, बल्कि उन्होंने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के आक्रमण को भी विफल कर दिया, जिसने दर्जनों साम्राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में डार्क एलायंस का नाम लेना सम्मान और भय दोनों को जगाता है। डार्क एलायंस को आधार बनाकर जियोजे का सेलेस्टियल एलायंस अब शून्य से शुरू नहीं हो रहा है। और जियो यिजियान के साथ, जो हाल ही में डुजून में शामिल हुआ है, उनके समूह में कुल 4 डुजून हैं, जो उन्हें उत्तर पश्चिम में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बनाता है। जियोजे, मेरा एक अनुरोध है, बातचीत के बाद ग्रेट एल्डर ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। ग्रेट एल्डर, कृपया इसे कहें। अगर यह मेरी शक्ति में है तो जियोजे मदद करेगा। जियोजे उलझन में था। ग्रेट एल्डर, अकादमी के एक एल्डर के रूप में उसे क्या चाहिए? क्या ये फ्लेम हेवनली रिफाइनिंग टॉवर की समस्या के बारे में हो सकता है?
जिसे वह हल कर सकता है। वह भूमिगत मैग्मा दुनिया में गिरे हुए दिल की लौ की तलाश कर सकता है, या वह जियाओ यान से इसे खोजने के लिए कह सकता है। याओ लाओ के अभी भी जीवित होने के कारण जियाओ यान अपने प्रशिक्षण में तेजी से आगे बढ़ सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसी गोलियां हैं जो डूजों को उनके प्रशिक्षण में मदद करती हैं? महान बुजुर्ग आशान्वित दिखे। वह कमरे में अकेला व्यक्ति था जो डूजून नहीं था और उसे अपनी ताकत में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। पहले अकादमी में कुछ ही लोग उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अब इन युवा लोगों को देखकर उसे बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। मैं समझता हूँ, यह एक छोटी सी बात है। मेरे पास कुछ गोलियां हैं जिन्हें मैंने अपने खाली समय में परिष्कृत किया है। जियोजे ने अपनी स्टोरेज रिंग से कई बोतलें निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। महान बुजुर्ग ने अपनी सांस रोक ली। बोतलों से निकलने वाली ऊर्जा ने संकेत दिया कि गोलियां कम से कम 6ठे स्तर की थीं, और 2 ऐसी थीं जो 7वें स्तर तक पहुंच गईं। सभी मूल्यवान प्रशिक्षण गोलियां थीं, सब मेरे लिए। महान बुजुर्ग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बेशक, महान बुजुर्ग, यदि आप डू जून तक पहुंचने के करीब हैं तो मेरे पास एक गोली भी है जो संभावनाएं बढ़ाती है, जून संघनन गोली। महान बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी भी डू जून से बहुत दूर हूं, लेकिन इन गोलियों को देखकर मुझे लगता है कि आप मध्य क्षेत्र में कितना अच्छा कर रहे हैं। क्या यह एक उच्च स्तरीय कीमियागर की शक्ति है? आसानी से ऐसी गोलियां बनाना जिसके लिए डू क्यूई महाद्वीप के कई लोग लड़ेंगे। जियाओ जे मुस्कुराया। उसने कीमिया के लिए बहुत कुछ समर्पित किया था, और कई प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियों की फसल के साथ वह अक्सर कीमती सामग्रियों को बर्बाद न करने के लिए गोलियों को परिष्कृत करता था। वैसे, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास डू जून तक पहुंचने के लिए एक गोली है। महान बुजुर्ग को होश आया। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बची है? जून कंडेंसेशन पिल 5 रंग की बिजली वाली 8वीं स्तर की गोली है। मेरे पास 5 बची हैं। महान बुजुर्ग हैरान था। तुम इसे कुछ कहते हो? 5 8वीं स्तर की गोलियां? अकादमी में कुछ बुजुर्ग एकांत में डू जून तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे दो और मैं उन्हें तुम्हारे दिव्य गठबंधन में शामिल होने के लिए मना सकता हूं। और जियाओ परिवार भी जियानान शहर में है, वे इसका ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। महान बुजुर्ग ने जो कहा उससे जियाओजे का चेहरा खिल उठा। वह मूल से कियान लाओ और बाई लाओ का जिक्र कर रहा था। केवल बाई लाओ ही दानव घाटी के पुराने दानव को एक बच्चे की तरह कुचल सकता था। सेलेस्टियल एलायंस में उनके साथ उनकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जियाओ परिवार की रक्षा करेंगे। जियाओ जे जानता था कि वह उत्तर पश्चिम में लंबे समय तक नहीं रह सकता, ठीक जियाओ यी जियान की तरह। उन्हें जियाओ परिवार की रक्षा के लिए विश्वसनीय डू जून की आवश्यकता थी, और अकादमी और महान बुजुर्ग के मध्यस्थ के रूप में कियान लाओ और बाई लाओ एकदम सही होंगे। बेशक, मुझे आप पर भरोसा है, महान बुजुर्ग। जियाओजे ने सिर हिलाया। 2 जून कंडेंसेशन गोलियां निकाली और महान बुजुर्ग आश्चर्यचकित हो गए। अपने अनुभव के साथ भी उन्होंने शायद ही कभी 8वें स्तर की गोलियां देखी थीं। जियाओजे की जून कंडेंसेशन गोलियों से एक आश्चर्यजनक ऊर्जा निकलती थी। वे 8वें स्तर की गोलियां थीं। अध्याय 339, एल्डर्स कियान और बाय। स्तर 8 की गोलियां। सुकियान ने मेज पर रखी 2 डूजन संघनन गोलियों को देखा। उसका गला सूख गया था। इससे उसे उच्च स्तरीय कीमियागर की संपत्ति की नई समझ मिली। आपको एल्डर्स कियान और बाई से मिलवाना सबसे अच्छा है। महान एल्डर ने जियाओजी और उसके 4 लोगों के समूह को बुक पवेलियन में ले जाया। आंतरिक और बाहरी अकादमी दोनों से प्रवेश करने के रास्ते थे, इसलिए बाहरी अकादमी में लौटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ उतार चढ़ाव के बाद जियाओजी जियानान अकादमी में आने के बाद तीसरी बार बुक पवेलियन में पहुंच गया। एल्डर्स बाय और कियान, कृपया खुद को दिखाएं। महान एल्डर की आवाज़ घाटी में ध्वनि तरंग की तरह गूंज उठी। बहुत देर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया और महान एल्डर थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। जियाओजे और अन्य लोगों की निगाहों को भांपते हुए महान बुजुर्ग खांसते हुए बोले, बुजुर्ग कियान और बाई जियानान अकादमी के संरक्षक हैं और साधना शिविर में हैं। जब तक अकादमी जीवन या मृत्यु की स्थिति में नहीं होती, वे प्रकट नहीं होंगे। जियाओजे ने सिर हिलाया, समझते हुए। मूल कहानी में जब पृथ्वी के पुराने दानव ने अकादमी पर हमला किया, तब बुजुर्ग कियान और बाई प्रकट नहीं हुए। जब जियाओयान ने आग का फूल बनाया जिसने अकादमी को लगभग नष्ट कर दिया, तभी बुजुर्ग कियान और बाई उसे बचाने के लिए प्रकट हुए। महान बुजुर्ग को कुछ और कहने की कोशिश करते देख जियाओजे ने बीच में टोका। महान बुजुर्ग, मुझे कोशिश करने दो। सुकियान आश्चर्यचकित था, लेकिन चूंकि बुजुर्ग कियान और बाई पहले प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे उसका जवाब नहीं देना चाहते थे। जियाओजे को कोशिश करने देने से कोई नुकसान नहीं होगा। महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। जियाओजे आगे बढ़ा, अचानक अपनी आभा जारी की। 6 सितारा डूजून के रूप में उसकी प्रभावशाली आभा घाटी में भर गई।
उसके आसपास का स्थान उसकी आभा के दबाव को सहन करने में असमर्थ लग रहा था, मानो वह पानी हो। एक पल में दो ग्रे छायाएं दिखाई दीं। उनमें से एक ने कहा, कौन सा वरिष्ठ जियानान अकादमी के पुस्तक मंडप का दौरा कर रहा है? एल्डर कियान और बाई को नहीं पता था कि वह कौन था, उन्होंने केवल अपार शक्ति को महसूस किया। यह नहीं जानते हुए कि वह दोस्त था या दुश्मन, उन्होंने विनम्रता से बात की। लेकिन जल्द ही उन्होंने जियाओजे के बगल में सू कियान की उपस्थिति को नोटिस किया। महान एल्डर को उम्मीद नहीं थी कि जियाओजे अपने आभा का उपयोग एल्डर कियान और बाई को प्रकट होने के लिए मजबूर करने के लिए करेगा। एक मजबूर मुस्कान के साथ वह समझाने के लिए आगे बढ़ा, एल्डर कियान और बाई, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। महान एल्डर की व्याख्या सुनने के बाद एल्डर कियान और बाई ने राहत महसूस की। राहत मिली कि यह कोई दुश्मन नहीं था। अन्यथा अगर 4 डूजुन ने जियानान अकादमी पर हमला किया तो वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हुए एल्डर कियान और बाई को एहसास हुआ कि जियाओजे कौन था। एल्डर कियान मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, क्या तुम वह छात्र नहीं हो जिसे अकादमी ने सालों पहले प्रशिक्षित किया था? हाँ, यह मैं हूँ। मैं पहले अपने जल्दबाजी भरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जियाओजे ने माफ़ी मांगने के लिए सिर झुकाया। एल्डर बाई ने अपनी आंखें चौड़ी की, जियाओजे को करीब से देखा, उसके असली स्तर को समझने में असमर्थ। एक राक्षस, वास्तव में एक राक्षस। कुछ ही वर्षों में वह एक डूजुन बन गया है। एल्डर कियान ने जियाओजे के बगल में बैठी युवतियों को देखा और खुद को चौंकाए बिना नहीं रह सके। नाटक। जियाओजे में न केवल असाधारण प्रतिभा थी, बल्कि तीनों लड़कियां अपनी युवावस्था के बावजूद डूजुन भी थीं। तुम इतनी जल्दी में हमारे पास क्यों आए हो? एल्डर कियान ने जियाओजे और अन्य लोगों की ओर देखा। डूजुन के रूप में उन्हें बिना किसी मदद के किसी भी समस्या को संभालने में सक्षम होना चाहिए। महान एल्डर, जिसे अनदेखा किया गया था, ने तुरंत हस्तक्षेप किया, एल्डर कियान और बाई, क्या आप डूजुन स्तर तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे थे? जियाओजे के पास ऐसी गोलियां हैं जो सफलता की संभावना बढ़ा सकती हैं, डूजुन संघनन गोलियां। ये सुनकर एल्डर कियान और बाई ने अपनी सांस रोक ली और जियाओजे की ओर देखा। जियाओजे ने सिर हिलाया और 2 डूजुन संघनन गोलियां निकालीं। हालांकि एल्डर कियान और बाई गोलियों के उत्साह से बहक नहीं गए। एल्डर कियान ने सीधे कहा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हमें बताओ, तुम इन 2 गोलियों के बदले में क्या चाहते हो? जियाओजे ने महान एल्डर की ओर देखा। इससे पहले उसने कहा था कि उसे एल्डर कियान और बाई की मदद मिल सकती है। महान एल्डर ने एल्डर कियान और बाई को स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस बीच जियाओजे को याद आया कि एल्डर कियान और बाई मूल कहानी में वास्तव में देर से खिलने वाले थे। पृथ्वी के पुराने दानव से निपटने के बाद उन्होंने डूजुन स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया। जब जियाओयान मध्य महाद्वीप से जियानान अकादमी में लौटा तो एल्डर कियान और बाई पहले ही 7 सितारा डूजुन स्तर पर पहुंच चुके थे और साथ में वे 8 सितारा डूजुन के खिलाफ लड़ सकते थे। डूजुन स्तर पर भी वे तेजी से आगे बढ़े और देर से खिलने वाले साबित हुए। महान एल्डर से बात खत्म करने के बाद एल्डर कियान और बाई ने आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रण के साथ जियाओजे को देखा। न केवल वह जल्दी ही डूक्यूई के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, बल्कि वह एक मास्टर कीमियागर भी था। जियाओजे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। गोलियों के लाभों की तुलना में आप हमसे जो करने के लिए कह रहे हैं वह आसान है। एल्डर कियान ने जियाओजे को देखा और बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। एल्डर बाई ने भी कहा, 2 डूजुन कंडेंसेशन गोलियां आपके लिए कई मजबूत डूजों को काम में ला सकती हैं, उनमें से सिर्फ एक के लिए। हाँ, मैं उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जियाओ परिवार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और मुझे भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है। जियाओजे के शब्दों ने एल्डर कियान और बाई को मुस्कुरा दिया। अकादमी के रिश्ते के साथ वे स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद थे। जियाओजे ने एल्डर कियान और बाई को 2 डूजुन कंडेंसेशन गोलियां फेंकी और झुके। मैं आपको डूजुन स्तर पर आपकी सफलता की कामना करता हूं। एल्डर कियान और बाई ने अपने हाथों में गोलियों की शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। तो हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक पूछें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। गोलियां प्राप्त करने के बाद एल्डर कियान और बाई ने बिना समय बर्बाद किए अपने रिट्रीट की ओर तेजी से बढ़ गए। जियाओजी ने एल्डर कियान और बाई की पीठ देखी और महान एल्डर से कहा, अगली बार जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको उन्हें सीनियर डूजुन कहना पड़ सकता है। महान एल्डर ने पुरानी यादों में खोकर आह भरी। मैं भी रिटायर होना चाहता हूं और चुपचाप प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। अब जबकि निर्देशक चले गए हैं और दोनों बुजुर्ग रिट्रीट में हैं, पूरी अकादमी प्रशासन के लिए मुझ पर निर्भर है। ऐसा कहने के बाद महान बुजुर्ग ने अचानक जियाओजी की ओर देखा। जियाओजी, तुम इन अकादमी के महान बुजुर्ग क्यों नहीं बन जाते? जियाओजी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। महान बुजुर्ग, क्या तुम भूल गए हो कि मुझे केंद्रीय महाद्वीप जाना है? सच?
क्या तुम्हें लगता है कि मुझे महान बुजुर्ग के रूप में अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी की तलाश करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हु कियान एक अच्छा विकल्प होगा। महान बुजुर्ग ने उपनिदेशक हु कियान के बारे में सोचा। जियाओ जी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अध्याय 340 बल का नेता। स्वर्गीय गठबंधन का गठन जियोजे और उसके समूह द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। हालांकि उन चारों की ताकत के साथ महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक संगठन स्थापित करना बहुत आसान था। इसके अलावा उन्हें महान एल्डर का बहुत समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने डाक पवेलियन को जियोजे को सौंप दिया। नाटक। महान एल्डर का आदेश प्राप्त करने के बाद जियोजे और उसका समूह डाक पवेलियन के मुख्यालय में लौट आया। बुजुर्गों, यह महान एल्डर का आदेश है। जियोजे ने इन अकादमी के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें महान एल्डर का आदेश दिखाया। क्या वे हमें इन अकादमी में लौटने के लिए कह रहे हैं? क्या महान एल्डर डाक पवेलियन को छोड़ने जा रहे हैं? बुजुर्ग हैरान थे। जियोजे मुस्कुराया और कहा, महान एल्डर समझता है कि आप इस हिंसक वातावरण के आदी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने एक नई सेना स्थापित करने के लिए डाक पवेलियन को मुझे सौंप दिया है। क्या? सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा और खुद को खेद महसूस करने से नहीं रोक पाए। अब चूंकि जियोजे एक मास्टर कीमियागर था, इसलिए उसके लिए काम करने का मतलब था उच्च स्तरीय गोलियां प्राप्त करने की उच्च संभावना। हालांकि उन्होंने पहले ही डाक पवेलियन के हिंसक वातावरण से अपना असंतोष व्यक्त कर दिया था और अब वहां रहना असहज महसूस कर रहे थे। इसके अलावा यह महान बुजुर्ग का आदेश था जिसकी वे अवज्ञा नहीं कर सकते थे। हम समझते हैं, अब हम विदा लेते हैं। दुख के भावों के साथ बुजुर्गों ने जियोजे को विदाई दी। कृपया प्रतीक्षा करें। ब्लैक एलायंस और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ टकराव के दौरान आपने बहुत मदद की। कृपया इन गोलियों को कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। जियोजे ने उन्हें फाइटिंग किंग और फाइटिंग एम्परर के स्तरों के लिए उपयोगी कई गोलियां दीं। अब जब वह एक सेना का नेता था तो उसे पुरस्कृत करने और दंडित करने में निष्पक्ष होना था। आश्चर्यचकित बुजुर्ग गोलियां पाकर प्रसन्न हुए, जिससे उनका दुख दूर हो गया। एल्डर्स को विदाई देने के बाद जियाओजी दूसरे बड़े हॉल में गया, जहां जियाओ यीजियान ने ब्लैक कॉनक क्षेत्र से कई मजबूत व्यक्तियों को इकट्ठा किया था। ये इन अकेडमी के एल्डर्स के अलावा उच्च रैंकिंग वाले सदस्य थे। जियाओ यीजियान और सामने बैठे अन्य लोग जियाओजी को आते देख मुस्कुराए। ब्लैक कॉनक क्षेत्र के मजबूत व्यक्ति जल्दी से खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। नमस्कार नेता। जियाओजी ने सिर हिलाया और मुख्य सीट पर बैठ गया। कृपया बैठ जाएं। उसकी अनुमति से मजबूत व्यक्ति बैठ गए। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि डार्क एलायंस का एक नया नेता है और अब वह हेवनली एलायंस का हिस्सा है। अगर कोई असंतुष्ट है तो आप अभी जा सकते हैं और मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। जियाओजी मुस्कुराया और कहा, बदलती ताकतों का मतलब है नए नियम। अगर आपको लगता है कि आप अनुपालन नहीं कर सकते तो आपको रहने की जरूरत नहीं है। ब्लैक कॉनक क्षेत्र के मजबूत व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा। नेतृत्व में बदलाव और नए नाम के साथ वे चिंतित थे। नेता, आप मजाक कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हर बल के अपने नियम होते हैं। अब जब हम स्वर्गीय गठबंधन में हैं तो हम इसके नियमों का सम्मान करेंगे। ब्लैक कॉनक क्षेत्र के मजबूत व्यक्तियों ने अपनी वफादारी व्यक्त की। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जियाओजी गंभीर था या नहीं, लेकिन वे उसकी दुर्जय ताकत के कारण छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके अलावा डार्क एलायंस के पूर्व नेता जियाओ यीजियान को दयालु होने के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में नेतृत्व में उसका उदय उसकी निर्दयता के कारण था, साथ ही दो अन्य मजबूत सेनानियों के कारण। किसी को भी नहीं छोड़ते देखकर जियाओजी मुस्कुराया। मैं आपके रवैये से प्रसन्न हूं। जब तक आप नियमों का पालन करते हैं और लगन से काम करते हैं, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं 8वें स्तर का कीमियागर हूं, इसलिए मेरे पास आपकी जरूरत की सभी गोलियां हैं। एक मास्टर कीमियागर। ब्लैक कॉनक क्षेत्र के मजबूत व्यक्ति उत्साहित थे और जियाओजी को आश्चर्य से देख रहे थे। वह न केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, बल्कि वह एक कुशल कीमियागर भी था। उन्हें राहत महसूस हुई कि वे वहां से नहीं गए। यदि पहले वहां रहने का निर्णय उसकी शक्ति के डर से था, तो अब यह उसकी मूल्यवान गोलियां प्राप्त करने की इच्छा से था। नेता, मैं जो भी कहूंगा करूंगा, चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो। हाँ नेता, आपके पास जो भी कठिन कार्य हो उसे मुझ पर छोड़ दें। मजबूत व्यक्तियों ने अपनी वफादारी की घोषणा की, जिससे जियाओजे को हंसी आ गई। जब तक आप नियमों का पालन करते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। फिर जियाओजे ने मुख्य सीट पर बैठकर जियाओ यीजियान, मेडुसा और किंग लिन को कार्य सौंपे। जियाओ यीजियान के कौशल प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने वर्षों तक डार्क एलायंस का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया था। मेडुसा, जो पहले स्नैक पीपल साम्राज्य की रानी थी, को भी नेतृत्व का अनुभव था। किंग लिन, जो हमेशा उनके साथ रहती थी, के पास भी बल के प्रबंधन के लिए अपना दृष्टिकोण था।
जियाओजे ने स्वर्गीय गठबंधन के मामलों को उन्हें सौंप दिया। प्राथमिकता मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अवशेषों से निपटना था, विशेष रूप से मुख्य अपराधी यूशान से। विचार विमर्श के बाद जियाओ जियान और अन्य लोगों ने पहले ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर शक्ति को मजबूत करने का फैसला किया, जिससे स्वर्गीय गठबंधन को मजबूत किया जा सके। साथ ही वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अवशेषों का पता लगाने के लिए खुफिया क्षमताओं में सुधार करेंगे। उनके निर्णयों से संतुष्ट जियाओजे ने सिर हिलाया। हालांकि वह नेता था, लेकिन उसे हर चीज को व्यक्तिगत रूप से संभालने की जरूरत नहीं थी। जियाओ जियान और अन्य लोग बेहद सक्षम थे और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के मजबूत व्यक्ति, हालांकि लालची थे लेकिन प्रभावी थे।